Hello everyone, myself अभिलाषा टाक, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम हरदा डिग्री कॉलेज। मैं आप सभी का हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोग अप्लाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ रहे हैं, बीएससी थर्ड ईयर। इसमें मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो नेचुरल तरीके से प्लांट्स को ग्रो करने की एक प्रोसेस होती है, जिसमें हम हर चीज़ जो भी हमारे प्लांट प्रोडक्ट होते हैं हम उसको नेचुरली ग्रो कर सकते हैं बायो फर्टिलाइज़र के साथ। तो ये मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया था। आज हम शुरुआत करेंगे उसके टाइप्स से। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होती है। तो इंडिया के अंदर जनरली जो है वो दो मेन कैटेगरी के अंदर क्रॉप्स को डाला गया है, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप। ठीक है, तो फूड क्रॉप क्या होती है भाई? ऐसी क्रॉप्स जिसका कंजप्शन जो होता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम कहीं ना कहीं फूड क्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल वीट, राइस, मिलेट्स, पल्सेस, मेज एक्सेट्रा और वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये हमारी बैकबोन होती है। ये जो क्रॉप्स होती हैं, आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, ये जो क्रॉप्स होती है हमारी बैकबोन होती है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की। ठीक, तो ये होती है फूड क्रॉप्स। अगला टाइप हम देखते हैं कैश क्रॉप। तो नाम में ही क्या है, कैश है, मतलब यहाँ से इनकम जनरेट होने की बात हो रही है। तो कैश क्रॉप्स आर क्रॉप्स दैट ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस एंड प्रोवाइड इनकम टू फार्मर। ऐसी क्रॉप जो कि हमें कमर्शियली हम डेवलप करते हैं। अगर हम कमर्शियली डेवलप कर रहे हैं तो ये हमें क्या दे रही है, फार्मर को क्या दे रही है, इनकम प्रोवाइड करती है। ठीक है, जनरली मोर प्रॉफिटेबल देन फूड क्रॉप्स। जो कमर्शियली हम ग्रोथ करते हैं क्रॉप, वो हमें ज़्यादा इनकम देती है, हमारी जो इकोनॉमी है उसको ज़्यादा ग्रोथ में लेकर आती है। इंक्लूडिंग इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, कॉटन, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर, स्पाइसेस। ये सारे हमारे जो घरेलू उपयोग है उसके लिए भी ज़रूरी होता है, और ये जो क्रॉप होती है ये बाहर भी एक्सपोर्ट होती है। Crops play a crucial role in the Indian economy. They generate significant foreign exchange earning and provide employment opportunity to millions of farmers. हमें ये पैसा देने के साथ साथ, इनकम देने के साथ साथ, हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको ग्रोथ करने के साथ साथ ये हमारे को क्या दे रही है, एम्प्लॉयमेंट भी देती है। हम आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है हमारे सिलेबस में, क्योंकि पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन और टाइप्स था, दूसरा जो टॉपिक है हमारे फर्स्ट चैप्टर में वो है प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन। तो प्रिंसिपल क्या है भाई? प्रिंसिपल क्रॉप प्रोडक्शन आर फाउंडेशनल गाइडलाइंस दैट इंश्योर एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। दे फोकस ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड एंड मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ। हियर आर द मेन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आपको कुछ लाइनों में समझा दिया गया है कि एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस के लिए क्या क्या चीज़ें या क्या क्या प्रिंसिपल पर काम करना पड़ता है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ठीक है, जिससे जो क्रॉप यील्ड है वो इम्प्रूव हो, हमें रिसोर्सेज काफ़ी सारे ऑप्टिमाइज हो, इसके अलावा हमारी जो सॉइल की हेल्थ है वो मेंटेन रहे। इसके यहाँ पर कुछ सिलेक्शन के फॉर्म दिए गए हैं कि क्रॉप का सिलेक्शन कैसे किया जाए। इसमें प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही चलना है हमको। चूज क्रॉप सुटेबल फॉर द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो यहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट कंडीशंस क्या होती हैं, लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, क्रॉप जो है फील्ड में यूज़ करना चाहिए। कंसिडर सॉइल टाइप एंड फर्टिलिटी। जब भी आप प्लांटेशन करें या फिर आप क्रॉप को लगाएं या फसल को उगाएं तो उसके पहले सॉइल कैसी है, उसका टाइप क्या है और उसकी फर्टिलिटी पावर कितनी है वो चेक कर लें। सिलेक्ट डिजीज रेजिस्टेंट इन हाई यील्ड क्रॉप वैरायटी। सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड जो है वो हमारा यही है कि अगर आप कोई भी फसल चुन रहे हैं लगाने के लिए तो उसकी पहले जानकारी ले लें कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंट है या नहीं, क्योंकि आजकल जो बायोटिक का टाइम है इसमें बहुत सारी जो क्रॉप बन रही है या जो सीड्स बन रहे हैं वो डिजीज़ रेजिस्टेंट पावर वाले और हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटी वाले ही बन रहे हैं। मतलब जो बीमारी को सहनशील, जो बीमारियों से सहनशील प्लांट होते हैं वो, दूसरा जिनसे हमको क्रॉप की वैरायटी बहुत ज़्यादा कंडीशन में मिले, अच्छी मिले, ग्रोथ अच्छी मिले, बीज अच्छा मिले, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। सेकेंड पॉइंट आता है प्रिंसिपल में सॉइल की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर प्लगिंग एंड लेवलिंग द सॉइल फॉर द बेटर एरेशन एंड रूट पेनिट्रेशन। भाई खेत को जो जोता जाता है यानी कि उसके फिर बखरा जाता है, हिंदी में बोला जाता है, उसको आप अच्छे से देख लें ताकि सॉइल जो है वो लेवल हो जाए,
प्रॉपर पेनिट्रेट हो जाए अंदर तक, क्योंकि नीचे की मिट्टी जो है वो ऊपर आ जाए, है ना, और बाकी जो कचरा होता है वो लैंड से बाहर हो जाए। क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि उसे एरेशन अच्छा मिले, मतलब हवा का जाना भी मिट्टी के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर हवा अंदर मिट्टी के पोर तक या कोर हिस्से तक नहीं जाएगी तो क्या होगा, प्रॉपर जो ग्रोथ है प्लांट की वो अफेक्ट होगी। एड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि हमको जो फर्टिलाइज़र है केमिकल वाले उससे दूर रहना है, जहाँ तक हमको कंपोस्ट और मैन्योर यूज़ करना है, जो कि हमारे सॉइल का स्ट्रक्चर और जो फर्टिलिटी है उसे इम्प्रूव कर पाए। इसके अलावा सॉइल का पीएच एक बार चेक कर लें, ताकि न्यूट्रिएंट और जो नेसेसरी अमेंडमेंट है वो भी आप चेक कर लें। अगला टॉपिक है सोविंग। सोविंग का मतलब होता है बुआई करना, ठीक है। तो यूज सर्टिफाइड सीड विथ हाई जर्मिनेशन रेट। आप बोनी के लिए, जब भी खेत बोने के लिए आप बीज लेने जाएं तो हाईली सर्टिफाइड जो सेंटर होते हैं वहीं से सीड परचेस करें। फॉलोइंग अप्रोप्रिएट सीड रेट, डेप्थ एंड स्पेसिंग द इंश्योर ऑप्टिमल प्लांट ग्रोथ, यानी कि आपको सीड जो है उसका रेट, डेप्थ उसकी और स्पेसिंग तो इंश्योर ऑप्टिमल प्लांट ग्रोथ के लिए जितनी भी अच्छे सीड होते हैं उनकी अच्छी गुणवत्ता वाले जो सीड होते हैं उसका ही चुनाव करें। और हाँ, सीज़न के लिए, सीज़न का भी क्रॉप जो जिस सीज़न में जो क्रॉप बोई जाती है या जो फसल बोई जाती है उसका सिलेक्शन भी ध्यान से करें। फोर्थ पॉइंट है इरिगेशन मैनेजमेंट, यानी सिंचाई के बारे में बात की जा रही है कि जो सफिशिएंट वाटर है वो प्लांट को मिलना चाहिए, हमारी जो फील्ड है उसको जाना चाहिए, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन को भी चेक कर लेना चाहिए। इम्प्लीमेंट एफिशिएंट मेथड लाइक ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन फॉर वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि हमको सिंचाई जो करनी है वो पानी को बचाते हुए भी करनी है, तो कुछ चीज़ों का खासतौर पर ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर जो इरिगेशन मेथड होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यूज्ड बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स, यानी कि आपको बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका यूज़ करना आना चाहिए फॉर सॉइल न्यूट्रिएंट। इनकॉर्पोरेट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, इनका ध्यान रखना चाहिए। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इस प्रैक्टिस को ध्यान में रखकर ही बोनी करनी चाहिए। दूसरा है फसलों के साथ साथ कभी कभी अनवांटेड या अननेसेसरी या अनावश्यक फसलें भी या फिर अनावश्यक पेड़ पौधे जो हैं उग जाते हैं, उनको हम वीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो वीड्स है यानी कि खरपतवार जो है वो उसको भी ख़त्म करने के लिए यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं कि रिमूव वीड्स थ्रू द मैनुअल, मैकेनिकल और केमिकल मेथड। या तो आप हाथों से उखाड़ कर उसे अलग कर दें, पर जैसे कभी कभी फील्ड बहुत बड़ी होती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम मैकेनिकल और केमिकल मेथड का इस्तेमाल भी उस खरपतवार को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि खरपतवार जो होती है प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं। प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन, यानी कि जो फसलों का अंतर है वो ध्यान रखें, फसल चक्रण का ध्यान रखें कि कब कौन सी फसल जो है वो किस सीजन में बोनी है, ठीक है। एंड मल्चिंग टू सप्रेस वीड ग्रोथ, मल्चिंग की प्रोसेस भी करते रहें ताकि वीड की जो ग्रोथ है वो रुक जाए। पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, monitor field regularly for pest and disease symptoms, use biological control agent like eco-friendly pesticides and integrated pest management strategy, यानी कि जो भी हम कीड़े या फिर जो इंसेक्ट फसलों को ख़राब करते हैं या कीड़े ख़राब कर रहे हैं उससे बचने के लिए भी हमको बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, ऐसे पेस्ट कंट्रोल इस्तेमाल करने चाहिए। अगला है क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग। जैसे मैं बता चुकी है कि क्रॉप रोटेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके, और इसके अलावा जो अगर हम कोई कंबाइन क्रॉप कर रहे हैं तो उसकी ग्रोथ भी मैक्सिमाइज हो सके। हार्वेस्टिंग ज़रूरी है, हार्वेस्टिंग एट द राइट टाइम इंश्योर मैक्सिमम यील्ड। हमेशा फसल जो है यानी कि हार्वेस्टिंग जो कर रहे हैं हम प्रॉपर करें ताकि हमको यील्डिंग जो है वो अच्छी मिले, ठीक। और ऐसी मेथड का इस्तेमाल करें, ऐसे टूल का इस्तेमाल करें जिससे क्रॉप डैमेज ना हो। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब अगर फसल कट गई है उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर ड्राइंग करना है, उसे स्टोरेज करना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी हार्वेस्टेड क्रॉप है आपने उसको पेस्ट से हमको बचाना है, मॉइस्चर से बचाना और कंटामिनेशन से बचाना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। बेनिफिट ऑफ एग्रीकल्चर, तो आप देख रहे होंगे क्या क्या बेनिफिट है, तो इसके बेनिफिट जो हैं वो बहुत सारे हैं, उसे गिनाना या स्लाइड पर बताना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कुछ सिलेक्टेड पॉइंट लेकर आई हूँ। जैसे फर्स्ट है फूड सप्लाई, यानी कि फूड सप्लाई सभी जगह होता है, हम इंडिया में भी होता है और इंडिया के बाहर भी होता है, और आपके सामने यहाँ पर फूड के नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, जो डेली में हम जो फूड इंटेक करते हैं उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा है इसकी इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होते हैं, तो इनकम जनरेशन होती है फार्मर की। दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी वर्कर होते हैं उनको। जीडीपी कंट्रीब्यूशन होता है इंडिया के अंदर, और एक्सपोर्ट रेवेन्यू हमें मिलता है।
दूसरा इन्वायरमेंटल बेनिफिट क्या होते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो बना हुआ रहता है, ठीक है। क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2 ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस हेल्पिंग कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट होती है भाई अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो। बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, यानी कि जो स्पीशीज़ है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी वो भी बनी रहती है। इरोजन प्रिवेंशन होता है, क्यों? क्योंकि मिट्टी का जो क्षरण है उसको रोकना ही जो है इरोजन कहलाता है। मिट्टी कब इरोज होती है, यानी कि जब पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका भी हमको ध्यान रखना है क्रॉप हार्वेस्टिंग के समय। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी बहुत सारे हैं, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आज के टाइम पर बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, बायो एनर्जी हो गया, ठीक है। इसी तरह से कंस्ट्रक्टिव मटेरियल जो बैम्बो और हेम्प के थ्रू जो है वो इंडस्ट्री लेवल पर काफ़ी अप्रोच करते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं कुछ, लाइक बायोफ्यूल्स, इथेनॉल फॉर कॉर्न एंड शुगर कैन। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल भी हम इससे निकाल सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से या जो क्रॉप प्रोडक्शन है उससे। दूसरा है क्लाइमेट रेजिलेंस, ठीक। आगे देखते हैं पेस्ट एंड वीट कंट्रोल। जो क्रॉप है हमको अधिकतर ऐसी ही बनानी है जो पेस्ट और वीट कंट्रोल हो। दूसरा, जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं जो स्टूडेंट या जो भी आगे फर्दर प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए एजुकेशन और रिसर्च की बहुत अच्छी ग्रोथ है इस सेक्टर में, जो बायोटेक्नोलॉजी सॉइल मैनेजमेंट में आगे पढ़ाई कर रहे हैं। तो कंक्लूजन हमारा ये निकलता है टॉपिक का, लास्ट स्लाइड है हमारी, कि एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ, ड्राइविंग इकोनॉमिक एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, मेकिंग इट अ कॉर्नर स्टोन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट, हमारा ये जो पहला चैप्टर है वो आज फिनिश हुआ। थैंक यू सो मच।